Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's special session on the India-Pakistan wars। और आज के स्पेसिफिक MIT सेशन के अंदर में हम एक बार का गो थ्रू करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो भी वॉर्स हुए हैं वो वॉर्स कैसे हुए थे, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट बैटल्स हुए थे, उनकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या थी और उनका फाइनल आउटकम क्या हुआ था। और ये जो पर्टिकुलर वॉर्स है हमें ये इसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे कि आज जो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस है उस पर्टिकुलर रिलेशंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कि क्यों पर्टिकुलर पाकिस्तान है वो बार बार हमारे अगेंस्ट में टेरर का यूज करता रहता है, हमें उनके अगेंस्ट में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस करने होते हैं और ये जो पर्टिकुलर डिस्प्यूट है ये रिजॉल्व ही क्यों नहीं होता। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर वॉर्स है ये एक तो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे कि आज का जो पर्टिकुलर इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन है वो कैसे इवॉल्व हो। दूसरा, यहाँ पे जो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर्स हैं ये विद द ईयर्स कैसे चेंज हुई है उनको भी समझने में हमें बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पर्टिकुलर वॉर। तो पहला जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था इट हैपेंड जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, और जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ तो हो सकता है इसकी प्लानिंग पाकिस्तान पहले से ही कर रहा था, बिकॉज एज हैज बीन द केस इन ऑल द वॉर्स इंडिया हैज नेवर बीन द एग्रेसर इन एनी वॉर। तो चाहे पहला वॉर हो 47 का, या सेकेंड वॉर हो 65 का, थर्ड वॉर हो 71 का, या फिर फोर्थ वॉर या फोर्थ जो कन्फ्लिक्ट है कारगिल का, उन चारों ही केसों में इट वाज द पाकिस्तान व्हिच वाज द अग्रेसर और इंडिया यहां पे अपनी को डिफेंड करने के लिए उसको अपने फोर्सेस को आगे लाना पड़ा। तो इंडिया हैज बीन अ पीस लविंग कंट्री और वो हमेशा कभी भी आगे से अटैक नहीं करता है। बट जब आपका वॉर ही इनएविटेबल हो जाए या आपका अटैक करना ही इनएविटेबल हो जाए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था, तब हमारे पास में कोई चारा नहीं होता और हमें फिर पर्टिकुलर एक्शन लेना ही पड़ता है। तो सिमिलरली जो फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर था ये पर्टिकुलर वॉर भी इनिशिएट किया था पाकिस्तान नहीं। तो यहां पे द स्टोरीज लाइक दिस कि इंडिया और पाकिस्तान जब न्यूली कंस्ट्रक्टेड नेशंस बने थे उस टाइम में जो कश्मीर था, कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट, और कश्मीर के जो पर्टिकुलर आपके किंग थे हरि सिंह, ये वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते हैं या इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं या फिर वो अपने आप में इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो यहां पे पाकिस्तान की आर्मी मौका देखती है और वो नॉर्थ से कश्मीर के ऊपर पे अटैक करना स्टार्ट करती एंड धीरे धीरे वो बहुत सारा जो कश्मीर का टेरिटरी होता है उसको ऑक्यूपाई कर लेती। एंड बाय द टाइम हरि सिंह रियलाइजेस कि यहां पे पाकिस्तान आर्मी अटैक कर रही है, तब तक बहुत देर हो जाती है एंड दे आर वेरी नियर टू श्रीनगर। और यहां पे इंडिया अपना पोजीशन बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि अगर हरि सिंह को इंडिया की हेल्प चाहिए तो उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करना पड़ेगा, और जब वो उसको साइन करेंगे तब यहां पे इंडियन आर्म फोर्सेस को हम श्रीनगर में उनकी हेल्प के लिए भेजेंगे। तो आपके जो महाराजा हरि सिंह है वो जल्दी से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करते हैं और इंडिया अपने सारे ट्रूप्स को एयरलिफ्ट करता है डायरेक्टली टू श्रीनगर, और वहां पे इंडिया की जो आर्मी है वो पाकिस्तान की आर्मी से फाइट करती है और आपका जो पहला इंडिया पाकिस्तान वॉर है वो कश्मीर के टेरिटरी पे फाइट किया जाता है। अब यहां पे उस टाइम में जो यूनाइटेड नेशंस है वो एक नई बॉडी बनी थी 1945 में, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 बनी थी। तो उस टाइम में हर किसी का ट्रस्ट बहुत ज्यादा था, जवाहरलाल नेहरू भी आपके यूनाइटेड नेशन को ट्रस्ट करते थे। तो ही टुक अप दिस पर्टिकुलर इशू टू यूनाइटेड नेशंस, और वहां पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन होता है बाय द यूनाइटेड नेशन। तो 1949 के अंदर में आपका जो इंडिया पाकिस्तान उनके बीच में यूनाइटेड नेशन एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन करता है। तो यू वुड सी देयर कि जिसे आज हम LOC कहते हैं, 1947-48 के वॉर के बाद वो हमारी सीज फायर लाइन थी। ओके, और आज जो आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको जम्मू एंड कश्मीर से जो लाइन डिवाइड करती है वो LOC है, और उस टाइम में वो सीज फायर लाइन थी। और जो ये पर्टिकुलर सीज फायर लाइन है ये किसका आउटकम है? दिस इज द आउटकम ऑफ द फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1947-48। ओके, तो ये है आपका फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1947-48। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वॉर पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट वॉर है आपका सेकेंड इंडिया पाकिस्तान वॉर। ये जो पर्टिकुलर वॉर है ये 1965 में हुआ था एंड यहां पर भी इट वाज द पाकिस्तान व्हिच वाज द अग्रेसर, एंड यहां पे पाकिस्तान वाज ऑफ द व्यू कि इंडिया जो है वो अभी एक पर्टिकुलर डेवेस्टेटिंग वॉर को वो हारा है 1962 में अगेंस्ट चाइना व्हिच वाज अ मच सुपीरियर पावर। और यहां पे बिकॉज इंडिया जो है अभी प्राइम मिनिस्टर आपके जो उस टाइम में जवाहरलाल नेहरू थे उनकी डेथ हुई थी, तो
इंडिया जो है बहुत अनस्टेबल है और इट इज द राइट टाइम कि हम यहाँ पे कश्मीर का जो टेरिटरी है उसको यहाँ पे ऑक्यूपाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने दो अपने ऑपरेशन लॉन्च करे। तो पाकिस्तान का एक ऑपरेशन का नाम है जिब्राल्टर और दूसरा ऑपरेशन है ग्रैंड स्लैम। और यहाँ पे दोनों ऑपरेशन थे, दे वर लॉन्च्ड विद द व्यू कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर कश्मीरीज हैं दे ऑल्सो वांट टू बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ पे अगर हम सोल्जर्स को डिस्गाइज एज अ लोकल डिस्गाइज करके भेजेंगे तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर लोग हैं वो खुद ही इंडियन आर्मी के अगेंस्ट हो जाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं और फिर यहाँ पे जो लोकल्स हैं उन्होंने भी आपके पाकिस्तानी के अगेंस्ट में फाइट करा। देन इंडियन आर्मी केम टू नो और फिर इंडियन आर्मी ने भी अपना ऑफेंसिव लॉन्च करा। अब यू हैव टू रियलाइज दिस, इन 1965 यस दिस वाज ट्रू कि जब इंडिया जो थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। इंडिया ने 62 के अंदर में एक अभी बहुत रिसेंटली एक पर्टिकुलर वॉर को लूज किया था। इंडिया के पास में इंडिया की या फूड क्राइसिस भी चल रहे थे। ऑन द अदर हैंड वाज पाकिस्तान, जिसको यूएस का सपोर्ट था, वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट था। उसकी इकोनॉमी छोटा होने के बाद भी इंडिया से बेटर थी, उसके पास में बेटर वेपनरी थी, बेटर टैंक्स थे। तो यहाँ पे उनके साथ डायरेक्टली फाइट करना या उन्हीं के नॉर्म्स पे, उन्हीं के टर्म्स पे फाइट करना वाज नॉट हैव बीन इजी। बट यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री डिसाइड करते हैं कि अगर पाकिस्तान हमें वहां से अटैक कर रही है सो वी आर नॉट नेसेसरी बाउंड टू ओनली फाइट देम इन दैट पर्टिकुलर रीजन। और यहाँ पे आपके लाल बहादुर शास्त्री एक इंपॉर्टेंट टैक्टिक करते हैं जिसके अंदर में वो लाहौर के ऊपर पे कूच कर देते हैं। वो यहाँ पे राजस्थान के रूट के थ्रू, गुजरात के रूट के थ्रू पाकिस्तान टेरिटरी में अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस वजह से जो पाकिस्तान की आर्मी होती है इट इज शॉक्ड एंड नाउ दे हैव टू डिफेंड देयर ओन कंट्री। और इस वजह से आपका जो 1965 का वॉर है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल होता है, बैटल ऑफ चाविंडा। अब ये बैटल ऑफ चाविंडा जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आज तक का जो सबसे बड़ा टैंक बैटल हुआ है दैट वाज बैटल ऑफ चाविंडा, जिसमें मोर देन 3000 टैंक्स ऑन बोथ साइड दे बेसिकली पार्टिसिपेटेड। अब यहाँ पे आपकी जो आर्म फोर्सेस है वो राजस्थान बॉर्डर से लेके पूरे कश्मीर तक के बॉर्डर पे एक दूसरे से फाइट कर रही हैं और यहाँ पे जो पर्टिकुलर वॉर है वो स्टेलमेट सिचुएशन में चल जाता है। इसके अंदर में कोई भी जो पर्टिकुलर साइड है वो कोई भी एडवांटेज नहीं ले रही। At the same time, internationally countries are somehow trying to find a solution. और solution मिलता है जब जनवरी ऑफ 1966 के अंदर में ताशकंद के अंदर में एक एग्रीमेंट साइन होता है। तो 1966 के अंदर में ताशकंद एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन लाल बहादुर शास्त्री एंड योर प्रेसिडेंट आयूब खान। तो उस टाइम में आपके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे आयूब खान और इंडिया के प्रेसिडेंट आपके प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद विच इज कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान, वहां पे ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट साइन होता है, पीस एग्रीमेंट साइन होता है which was mediated by USSR। और यहां पे दोनों डिसाइड करते हैं कि हम वापस से हमारी जो प्री वॉर पोजीशन से वहां पे रिटर्न करेंगे। तो पाकिस्तान ने अगर कोई टेरिटरी ऑक्यूपाई करी है दिस वुड बी रिटर्न टू इंडिया और जो पर्टिकुलर इंडिया ने टेरिटरी एक्वायर करी है दिस वुड बी रिटर्न टू पाकिस्तान। और यहां पे आपका जो सेकेंड इंडिया पाकिस्तान वॉर है वो इस तरीके से एंड होता है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं थर्ड इंडिया पाकिस्तान वॉर। ये एक बहुत ही आई वुड से रेवोल्यूशनरी वॉर था आपका 1971 का। इसने जो आपका सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसका मैप चेंज कर दिया, उसका लैंडस्केप चेंज कर दिया। बिकॉज इससे पहले जो इंडिया था इट वॉज बेसिकली सराउंडेड बाय 3 एनिमी ऑन 3 साइड्स। ठीक है, एक साइड में आपका वेस्ट पाकिस्तान था, इस साइड में जो आज बांग्लादेश है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान वाज एन इंटरेस्टिंग कंट्री जिसकी 2 टेरिटरीज हैं विच आर सेट अपार्ट बाय थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स और उसके बीच में उनका एक एनिमी कंट्री है और ऊपर आपका चाइना था। तो इंडिया वाज सराउंडेड बाय 3 एनिमी नेशंस ऑन 3 साइड्स ऑफ इट्स। साउथ में आपका ऑब्वियसली इंडियन ओशन था। तो यहां पे जब 1971 का आपका वॉर होता है उसमें इंडिया आपके सब कॉन्टिनेंट का मैप चेंज कर देता है बिकॉज दिस इज द वॉर विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ द बांग्लादेश, द नेशन ऑफ बांग्लादेश। तो इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? तो 1970 के अंदर में आपके पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं और उस पर्टिकुलर इलेक्शन में जब आपका पाकिस्तान वाज वेस्ट पाकिस्तान प्लस ईस्ट पाकिस्तान के अंदर में एक पॉलिटिकल पार्टी है अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी है और अभी उसको बैन कर दिया गया है। और 1970 के इलेक्शन में जो अवामी लीग पार्टी है उस टाइम में इट वाज हेडेड बाय द फादर ऑफ बांग्लादेश। नाउ उस पे भी डिस्प्यूट है बट फादर ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान, वो पर्टिकुलर पार्टी जो होती है वो इलेक्शन को स्वीप कर जाती है। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर में वो सारी सीट जीतती है, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर में वो सीट जीतती है और उनकी मेजॉरिटी आती। अब पाकिस्तान अपने आप को अगर डेमोक्रेटिक कंट्री क्लेम करता है तो जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी आएगी दे शुड बी द वन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। बट वेस्ट पाकिस्तान के अंदर में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पाकिस्तान की आर्मी विच इज प्रीडोमिनेटली पंजाबी मुस्लिम्स, तो यहां पे जैसे पंजाब है वहां पर भी पंजाब है, तो जो पंजाबी मुस्लिम्स हैं वो डोमिनेट करते
करते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की जितनी भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, और वहां पे वो अवामी लीग के इस पर्टिकुलर प्रपोजल को या उनके राइट प्रपोजल क्या उनके राइट को यहां पे डिनाई कर देते। तो यहां पे जो आपके अवामी लीग है, आपके शेख मुजीबुर रहमान है, वो यहां पे डिक्लेयर कर देते हैं कि नाउ वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू पर्टिकुलर कंट्री, और उसका नाम रखा जाता है बांग्लादेश। तो 1970 में जब ये सब चीज होती है तो पाकिस्तान एक ऑपरेशन लॉन्च करता है, ऑपरेशन सर्चलाइट, एंड इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के अंदर में पाकिस्तान आर्मी को फ्री हैंड दिया जाता है कि आप बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान में जाइए और वहां पे जो भी अवामी लीग के सपोर्टर्स हैं, वहां पे जो भी अवामी लीग के सपोर्टर्स हैं या फिर माइनॉरिटीज हैं, उनको आप टारगेट करिए, और वहां पे जो पर्टिकुलर पाकिस्तान आर्मी है वो मास किलिंग्स करना स्टार्ट कर देती। पीपल आर शूटेड एट साइट, वहां पे कोई भी पर्सन है उनके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं रहते हैं, विमेन्स आर रेप, गैंग रेप देयर, बहुत सारे जो पर्टिकुलर लोग हैं माइनॉरिटीज अवामी लीग के जो पर्टिकुलर पर्संस हैं वो सब भाग के इंडिया में आते हैं, और इंडिया में क्या हो जाता है, इंडिया में हो जाता है रेफ्यूजी क्राइसिस। और यहां पे हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जी पहले से यहां पे वर्ल्ड को, ग्लोबल लीडर्स को यहां पे ये मैसेज सेंड कर रही हैं कि बांग्लादेश के अंदर में बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं एंड इंडिया के ऊपर पे भी रेफ्यूजी क्राइसिस बहुत ज्यादा हो रहा है। और यहां पे फाइनली इंदिरा गांधी डिसाइड करती है या गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अब इट इज टाइम कि हमें यहां पे अटैक करना पड़ेगा। तो इंडिया वहां पे डायरेक्टली सपोर्ट करता है, इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। इनडायरेक्ट सपोर्ट किया जाता है बाय बेसिकली ट्रेनिंग दोस पीपल जो यहां पे बांग्लादेश के लिए फाइट करना चाहते हैं। तो जो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर में एंटी पाकिस्तान जो लोग थे उन सबको यहां पे मुक्ति वाहिनी करके एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, उसका वहां पे पार्ट बनाया जाता है, और उसके अलावा डायरेक्टली जो इंडियन आर्मी है वो भी इस पर्टिकुलर वॉर में आपका स्टार्ट कर देती। तो इस पर्टिकुलर थर्ड इंडिया पाकिस्तान वॉर के अंदर में जो पर्टिकुलर ऑपरेशंस इंडिया ने लॉन्च करे थे उनके नामों को पता होने चाहिए, और यहां पे 4 बड़े ऑपरेशन है जो इंडियन आर्मी ने लॉन्च करे थे। पहला है ऑपरेशन कैक्टस लिली, दूसरा है ऑपरेशन जैकपॉट, तीसरा है आपका ऑपरेशन ट्राइडेंट, और चौथा है आपका ऑपरेशन पाइथन। और यहां पे इंडियन नेवी एज वेल एज इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स तीनों ट्राई सर्विस जो है वो आपकी इन्वॉल्व हुई थी, एंड फाइनली इस पर्टिकुलर वॉर के अंदर में हम पाकिस्तान को डिफीट करते हैं, एक क्लियरली एक आपकी प्रॉपर विक्ट्री होती है, एंड फाइनली आपका जो पाकिस्तान है वो डिसंबर 16, 1971 को सरेंडर कर देता है, और डिसंबर 16, 1971 को हम सेलिब्रेट करते हैं एज विजय दिवस। बंगाली या बांग्लादेश में सिवाय किया जाता है, उसे सेलिब्रेट किया जाता है ऐसे विजय दिवस के नाम से उसे सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज इट इज ऑन दिस डे जिस दिन आपकी पाकिस्तान आर्मी सरेंडर करती है, और उसके बाद में बर्थ होता है एक नए नेशन का इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट जिसका नाम है बांग्लादेश। अब जो ये पर्टिकुलर पाकिस्तान का सरेंडर है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सरेंडर है, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो आज तक का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ है दैट वाज फ्रॉम द पाकिस्तान आर्मी। इस पर्टिकुलर वॉर के बाद इंडिया के पास में होते हैं 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर। यस, पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स जो होते हैं वो इंडियन कस्टडी के अंदर में होते हैं, और यहां पे इंडिया चाहता तो इन पर्टिकुलर प्रिजनर्स को अपना प्रिजनर बना के रख सकता था और उनके अनइक्वल टर्म्स के ऊपर पे पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट कर सकता था। बट एज हैज बीन द केस, इंडिया हैज बीन अ एथिकल कंट्री, इंडिया हैज अ प्रोफेशनल आर्मी। यहां पे इंडिया एक और बार पीस का हाथ आगे बढ़ाता है और पाकिस्तान को यहां पे शिमला एग्रीमेंट के लिए इनवाइट करता है, या एग्रीमेंट के लिए इनवाइट करता है जो शिमला में होता है। और यहां पे 1972 के अंदर में इंडिया पाकिस्तान एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, शिमला एग्रीमेंट। और ये शिमला एग्रीमेंट के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला तो ये कि यहां पे जो 93,000 आपके जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है इनको इंडिया आपका विद रिस्पेक्ट आपका रिटर्न कर देता है। दूसरा यहां पे डिसाइड होता है कि जितने भी इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज हैं ये अब बायलैटरल रिजॉल्व होंगे। और एक और पॉइंट है तीसरा कि जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर लाइन है कश्मीर के अंदर में, दिस इज गोइंग टू बी बिकम द LOC नाउ, लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये अभी आपकी डी फैक्टो बॉर्डर बन जाएगी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द कश्मीर रीजन, एज लॉन्ग एज जब तक हम इस एग्रीमेंट को या जब तक हम इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं करते। तो यहां पे आपका जो ये पर्टिकुलर वॉर है ये बहुत बड़ा वॉर, बहुत ही रेवोल्यूशनरी वॉर निकल के आता है जिसके बहुत लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस होते हैं विद द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश आल्सो। तो इससे एक चीज तो क्या होती है, अगर यहां पे अब इंडिया पाकिस्तान वॉर होगा तो अब इंडिया जो है उसको वेस्ट फ्रंट पे और ईस्ट फ्रंट पे फाइट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सिर्फ वेस्ट फ्रंट पे फोकस कर सकता है। बिकॉज ये अलग बात है कि बांग्लादेश शायद पाकिस्तान का सपोर्ट करे, बट अब जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान नहीं है, विच मींस वी डू नॉट हैव थ्रेट्स ऑन बोथ साइड। तो हमारा अगर पाकिस्तान से वॉर, इट्स नॉट नेसेसरी कि जो बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान है उसमें अब इन्वॉल्व हो। तो दिस वाज अ बिग विक्ट्री फॉर इंडिया।
इसके बाद एक ऑपरेशन मेघदूत है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज इसके बाद में बहुत टाइम तक कुछ भी बड़ा कोई रेवोल्यूशनरी या कोई भी ऐसा एक्शन नहीं हुआ था। देयर वाज स्मॉल स्कर्मिशेस, कभी कभी हमारे रिलेशंस अच्छे हो जाते, कभी बुरे हो जाते थे, बट फिर भी ये बहुत ही पीस वाला एरा था आपका। बट 1984 के अंदर में हम जो सियाचिन ग्लेशियर है, जो अभी तक इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही आपका ऑक्यूपाई नहीं किया था, उसको सक्सेसफुली ऑपरेशन मेघदूत के अंदर में हम सियाचिन ग्लेशियर को कर लेते हैं और फिर से हम यहाँ पे जो मैप है इंडिया का, कश्मीर का जो मैप है, उसको चेंज कर देते हैं, बिकॉज सियाचिन ग्लेशियर जो अभी अनकंट्रोल था अब वो इंडिया के कंट्रोल में आ जाता है और आज भी सियाचिन ग्लेशियर जो है इसको भी पाकिस्तान क्लेम करता है। ओके, अब हम आते हैं सीधे 99 के अंदर। तो यू कैन सी हियर कि 1971 के बाद लेकिन 99 तक इंडिया पाकिस्तान के बीच में यू वुड नॉट हियर अबाउट एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट। ओके, एंड उसका रीजन ये है कि 1980s ऑनवर्ड जो आपका पाकिस्तान है वो अब नई पॉलिसी को अपनाना स्टार्ट कर चुका है, विच इज द पॉलिसी ऑफ टेररिज्म। यहां पे पॉलिसी ऑफ टेररिज्म जो है वो स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम 1980s। ओके, समवेयर इन 1978-79 आपके यहाँ पे जो सोवियत यूनियन है वो अफगानिस्तान के ऊपर में अटैक कर देता है, अटैक अगर उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, और वहां पे क्या होता है, वहां पे आपके मुजाहिदीन और तालिबान जो ग्रुप्स क्रिएट होते हैं, ये बहुत रेडिकलाइज ग्रुप होते हैं और विद इनको वेपन ट्रेनिंग मिलती है, इनको बढ़िया आर्म्स ट्रेनिंग मिलती है विद द हेल्प ऑफ यूएस ओनली। यूएस इनको ट्रेन करता है बेसिकली टू रिपेल सोवियत यूनियन। एंड इसके बाद में जब सोवियत यूनियन वहां से छोड़ के चला जाता है तो ये सारे जो पर्टिकुलर आपके फाइटर्स हैं फ्री हो जाते हैं। अब इनको नेक्स्ट असाइनमेंट क्या दिया, तो ये जो पर्टिकुलर आपके ट्रेन आपके मुजाहिदीन से या टेररिस्ट हैं, इनको आपका जो पर्टिकुलर पाकिस्तान है वो एज अ स्टेट इंस्ट्रूमेंट यूज करने लग जाता है अगेंस्ट इंडिया। ओके, तो इसलिए आप देखोगे कि 1980 से 90 से आपका जो पर्टिकुलर पाकिस्तान है अब वो आपका कोई भी वॉर नहीं कर रहा है, बिकॉज यहां पे 71 के बाद एक बात क्लियर हो जाती है कि पाकिस्तान जो है अब वो इंडिया को एक कन्वेंशनल वॉर के अंदर में नहीं आ सकता, विच मीन्स उसको अब कुछ गुरिल्ला वॉरफेयर करके या इस टाइप के टैक्टिक्स को यूज करके करना पड़ेगा। और यहां पे एक बहुत फेमस स्टेटमेंट भी है कि वी आर गोइंग टू बेसिकली डिस्ट्रॉय इंडिया बाय 1000 कट्स, कि हम यहां पे इंडिया को 1000 कट्स लगा के भाई धीरे धीरे अलग अलग जगह से उसको सेपरेट करके, जैसे पंजाब में हम इंसर्जेंसी को फ्यूल करेंगे, तमिलनाडु के अंदर सेपरेटिस्ट को करेंगे, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में फ्यूल करेंगे और टेररिज्म एज अ स्टेट पॉलिसी को हम यूज करेंगे, जिससे इंडिया जो है वो अपने आप ही डिवाइड हो जाएगा, उसका बाल्कनाइजेशन हो जाएगा। और यहां पे ये पर्टिकुलर पॉलिसी 1980 ऑनवर्ड पाकिस्तान अडॉप्ट करना स्टार्ट करता है। फिर आता है आपका 99 का ईयर, जब यहां पे आपका इंडिया पाकिस्तान वॉर, बट इसको हम ऑफिशियली कारगिल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, सिंपली बिकॉज कि पाकिस्तान ने कभी ये एक्सेप्ट ही नहीं करा कि ये जो पर्टिकुलर लोग यहां पे कारगिल के अंदर में ऑक्यूपाई करने आए थे वो यहां पे पाकिस्तान आर्मी के ही लोग थे, और इस वजह से इसको कभी भी हम वॉर डिक्लेयर नहीं करते हैं, इसको हम एक कारगिल कॉन्फ्लिक्ट ही कहते हैं। तो 99 के अंदर में इट वाज बेसिकली द टाइगर हिल्स, जहां पे आपकी जो पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान के सोल्जर्स हैं, वो उसको ऑक्यूपाई करने के लिए आते हैं और इसके अगेंस्ट में इंडिया लॉन्च करता है ऑपरेशन विजय, और सक्सेसफुली यहां पे हम ये जो पर्टिकुलर इन्फिल्ट्रेटर्स हैं इन सबको यहां पे मार गिराते हैं और वापस से कारगिल की जो हमारी पोजीशंस हैं उनको रीऑक्यूपाई करते हैं। और इस पर्टिकुलर आपके ऑपरेशंस में लॉट ऑफ इंडियन सोल्जर्स डाई, बिकॉज यहां पे जो पर्टिकुलर पोजीशंस पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर ली थी दोज वर एट हायर पॉइंट्स, और वहां से वो इजीली हमारे फोर्सेस को टारगेट करता है। बट यहां पे हम स्टोरी सुनते हैं ब्रेवरी की, वैलर की, इंडियन आर्म फोर्सेस की, जहां पे वो अगेंस्ट और जाके वो वापस से हमारे जो पर्टिकुलर पोजीशंस हैं उनको रीऑक्यूपाई करते हैं और यहां पे वापस से पाकिस्तान जो होता है इस पर्टिकुलर फाइट को हारता है। तो अपार्ट फ्रॉम ऑपरेशन विजय एक और ऑपरेशन जो आपको पता होना चाहिए जो 99 के वॉर से डील करता है वो है ऑपरेशन सफेद सागर, जो इंडियन एयरफोर्स का यहां पे आपका ऑपरेशन था, जिसके अंदर में जो ग्राउंड ट्रूप्स से उनको सपोर्ट करने के लिए आर्म फोर्स आपके उस एरिया में भी एक्टिव थी। ओके, तो आउटकम क्या होता है, इंडिया आपके इस पर्टिकुलर पीक्स को वापस से जुलाई 99 के अंदर में ऑक्यूपाई कर लेता है। ओके, तो यहां पे जो मेजर आपके इंसिडेंट्स हुए हैं वो आपके ये 4 हैं, 3 तो प्रॉपर वॉर्स हैं और चौथा है कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। इसके अलावा इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं वो आमने सामने एक दूसरे की तरह से फाइट कभी नहीं करा उसके बाद में। इसके अलावा अब पाकिस्तान जो था वो स्पेसिफिकली ये चीज रियलाइज कर चुका था कि हम कन्वेंशनल वॉर में नहीं जी सकते, तो
अब उसने टेररिस्ट ग्रुप्स जो होते हैं उनको स्पॉन्सर करने लगा, जिसके अंदर में एलईटी जो है आपका, जेईएम है आपका, हिजबुल मुजाहिदीन है आपका, और अब आपका जो द रेजिस्टेंट फ्रंट है, इन सब ग्रुप्स को वो यहाँ पे फाइनेंशियल एड देता है, उनको वहां पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, वहां पे टेरर कैंप्स बने हुए जिनको हमने ऑपरेशन सिंदूर में टारगेट करा है। ये तो कुछ ही एग्जांपल से, और भी ऐसे आपके टेरर कैंप्स होंगे पाकिस्तान में जगह जगह पे, जहां पे इस टाइप से टेररिस्ट को आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, उनको हेल्प करी जाती है। और यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर आपके वॉर्स हैं, दीज आर द ओनली टाइम्स यहाँ पे जब इंडियन आर्म फोर्सेस एक दूसरे के सामने भिड़ी है। ओके, और अब क्या हो चुका है, अब इंडिया जो है वो अपना स्टांस क्लियर कर चुका है कि बिकॉज पाकिस्तान यहाँ पे अब ओवर्ट मीन्स से तो यहाँ पे फाइट कर नहीं रहा है, कोवर्ट मीन्स से ही फाइट कर रहा है। तो अब इंडिया ने भी क्लियर कर दिया है कि अगर अब हमारे ऊपर पे कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो वो टेररिस्ट अटैक भी वुड बी कंसिडर्ड एज एन अटैक बाय द मास्टर्स ऑफ दोस पर्टिकुलर टेररिस्ट। और यहाँ पे सीधे सिग्नल दिया जा रहा है आपके पाकिस्तान स्टेट को, पाकिस्तान आर्मी को, कि इन केस अगर अब हमारे अगेंस्ट में कोई भी अटैक होता है, कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है, तो हम उस पर्टिकुलर टेररिस्ट अटैक को अटैक ऑन इंडिया मानेंगे और हम इसमें यहाँ पे जो मास्टर्स हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, विच मींस इन रिटेलिएशन अब हम पाकिस्तान को भी टारगेट कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपके जो इंपॉर्टेंट इंडिया पाकिस्तान वॉर्स हुए थे। ये जो पर्टिकुलर वॉर्स हैं आपके क्लैट एग्जाम के लिए, एलेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है, मैं ये कभी नहीं कहूंगा, ये कभी क्लेम नहीं करूंगा कि सारी इंफॉर्मेशन कवर हो गई है, हो सकता है मुझसे कुछ छूट गया हो, बट आई बिलीव कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने कवर कर लिए हैं, इसके बाहर से अब कोई पर्टिकुलर चीज नहीं बचती है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर स्लाइड के जो पॉइंट्स हैं इनको कहीं नोट डाउन कर लेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू। और मैं एंड करना चाहूंगा विद दिस पर्टिकुलर द वेरी फेमस फोटोग्राफ। सो दिस इज द पर्टिकुलर फोटोग्राफ जो 71 वॉर के बाद में इंडिया के और पाकिस्तान के जो आर्मी मैन है इन्होंने साइन करा था। दिस इज बेसिकली द सिग्नेचर ऑफ बेसिकली द सरेंडरिंग ऑफ पाकिस्तान आर्मी जनरल्स। और यहां पे इंडिया केम आउट इन फ्लाइंग कलर्स और यहां पे हमने फाइनली पाकिस्तान को 71 वॉर में डिफीट किया था। तो ये पर्टिकुलर एक बहुत ही आइकॉनिक पिक्चर है। आई थॉट इसके साथ ही हम आज का पर्टिकुलर सेशन है उसको एंड करेंगे। ओके, सो आई विल टेक योर लीव now. Thank you and have a very nice day.